अभी तक हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में जड़, तना, पत्ती और पुष्प के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो अब हम देखेंगे कि पुष्प बनने के बाद जो फल का निर्माण होता है उसमें मुख्यतः किन बातों को हमें ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि फल का निर्माण बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसको हम देखते हैं फल का निर्माण कैसे होता है। तो फल का निर्माण जो है किसी भी अंडाशय से फल का निर्माण होता है, यानी कि जो पुष्प होता है उसमें जो गाइनोस्टियम वाला जो पार्ट हमने बताया था उसमें जो अंडाशय होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है, ठीक है ना। फल 3 प्रकार का होता है, सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। सरल फल में जैसे कि अमरूद हो गया, केला हो गया। पुंज फल में जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, रस भरी हो गया। और संग्रहित फल में कटहल और शहतूत हो गया। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है और ये 3 प्रकार का होता है, सिंपल फल, पुंज फल, संग्रहित फल। और इसका हम एग्जांपल जैसे कि अमरूद हो गया, जैसे सरल फल का अमरूद, केला, पुंज फल का स्ट्रॉबेरी, रस भरी, संग्रहित फल का कटहल और शहतूत। अब हम देखते हैं असत्य फल, यानी कि जो हमारा सबसे आज वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं। तो देखते हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज एवं पुष्पासन भी भाग लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। यानी कि असत्य फ्रूट्स का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः बाह्य दलपुंज, पुष्पासन भी भाग लेता है। वैसे तो अंडाशय से सिर्फ बनता था, लेकिन जब भी असत्य फ्रूट्स का निर्माण होता है, नाशपाती का पुष्पासन हो गया, आम और पपीता का मध्यफल वित्ती खाते हैं, आम और पपीता का मध्यफल वित्ती खाते हैं, अमरूद और अंगूर और टमाटर का फल भित्ति और बीजांड खाते हैं। टमाटर, अमरूद, अंगूर का फल भित्ति और बीजांड खाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो बीज रहता है वो खाते हैं। नारियल का हम भ्रूणपोष खाते हैं, जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं। फिर केला का मध्यफल भित्ति, केला का कौन सा हम खाते हैं, मध्यफल भित्ति। गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण, गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण। काजू का कौन सा भाग, पुष्पवृंत और बीजपत्र, काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची का हम एरिल खाते हैं, लीची का हम एरिल खाते हैं। और लीची का क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। और चना का बीजपत्र, भ्रूण। चना और मूंगफली का एक ही चीज खाते हैं, वो है बीजपत्र और भ्रूण, बीजपत्र और भ्रूण। इसका होगा क्या, नारियल का भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म खाते हैं। नारियल का भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म खाते हैं, इसका नारियल का। अब है कुछ और एग्जांपल, जैसे कि शहतूत का फल जो खाते हैं वो रसीले परिदलपुंज होता है, रसीले परिदलपुंज के भाग को खाते हैं। फिर है कटहल जो है परिदलपुंज यानी परिदलपुंज और बीज खाते हैं। अनानास का परिदलपुंज खाते हैं। नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। टमाटर का फल भित्ति और बीजांड खाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे कि सेब का पुष्पासन, नारियल का पुष्पासन, आम और पपीता का मध्यफल भित्ति। जैसे कि ये हमारा मैंगो हुआ, मैंगो का कौन सा भाग खाते हैं, मैंगो का हम खाते हैं मध्यफल भित्ति वाले भाग हम खाते हैं, मध्यफल भित्ति वाले भाग हम मैंगो का खाते हैं। उसके बाद है नारियल का भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म, केला का मध्य और अंतःफल भित्ति। और गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण। काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र। लीची का एरिल खाते हैं। चना और मूंगफली का बीजपत्र और भ्रूण खाते हैं। फिर शहतूत का रसीले परिदलपुंज, कटहल का परिदलपुंज प्लस बीज, अनानास का परिदलपुंज, नारंगी का जूसी है, टमाटर का फल भित्ति और बीजांड। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का चक्कर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बाद हम स्टार्ट करेंगे पादप कोशिकाएं, प्लांट टिश्यू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, करते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब टिश्यू कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में प्लांट टिश्यू स्टार्ट करेंगे, उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि पादप कोशिका क्या होता है, उत्तक क्या होता है। उत्तक समान संरचना, उत्पत्ति और कार्यों के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप कोशिकाओं को मुख्यतः 2 भाग में वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है विभाजयतकी उत्तक, दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। विभाजयतकी उत्तक को मुख्यतः हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शीर्षस्थ उत्तक, पार्श्व उत्तक और अंतर्देशीय उत्तक, ठीक ना। और अस्थायी उत्तक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला होता है सरल उत्तक और दूसरा होता है जटिल उत्तक। तो विभाजयतकी उत्तक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है किसी भी प्लांट्स के जड़ और तना में विभाजन की प्रक्रिया करके उसकी लंबाई, मोटाई और पार्व की वृद्धि को बढ़ाता है। फिर जो हमारा अस्थायी उत्तक होता है उसमें विभाजन की क्षमता तो पहले से खो जाती है, तो उसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती है। तो इस तरह से इसमें जीवित कोशिकाएं और कुछ मृत कोशिकाएं भी होती है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे कि मृत कोशिकाएं को कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। और जैसे कोलेनकाइमा में जो अंतर कोशिकीय स्पेसिस रहता है वो मौजूद नहीं रहता है। और फिर जाइलम फ्लोएम देखेंगे, क्योंकि जटिल पादप कोशिकाओं को जब हम वर्गीकृत करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जाइलम किस तरह से काम करता है, फ्लोएम किस तरह से काम करता है। जाइलम का जो काम होता है जैसे कि जल और खनिज लवण को जड़ से लेके पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना, और फिर फ्लोएम
का कौन सा काम होता है, खाना को लेके पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना। जैसे फिर देखेंगे कि डेंड्रोलॉजी का क्या मतलब होता है, और हम पादप के किस उत्तक को काउंट करके उसके उम्र को हम पता लगाते हैं, जिसको हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। जाइलम है या फ्लोएम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।